देखिए, अभी सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि एक प्राध्यापक में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि आप एक प्राध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटी हो। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने विषय की बहुत अच्छी समझ होना चाहिए, गहराई के साथ में होना चाहिए और हर विषय पर आपके स्पष्ट विचार होना चाहिए। यदि आपकी विषय पर अच्छी पकड़ है तो आप यानी कि छात्रों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर ये कि टीचिंग मेथड आपका बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए। आपका टीचिंग मेथड इस टाइप का होना चाहिए कि स्टूडेंट आपके यानी कि पढ़ाने पर इंटरेस्ट ले। ये नहीं कि एक तरफा चलता रहे कि आप यानी कि वाचन जैसा कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें स्टूडेंट का भी इंटरेक्शन होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अपने टीचिंग के साथ साथ में छात्रों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में किस टाइप का बिहेव करते हैं। क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाने जाएंगे तो सारे युवा होंगे, ऊर्जावान होंगे, नए विचारों के साथ में होंगे। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप यानी कि ऐसे स्टूडेंट का यानी कि और अधिक मोटिवेशन करें। तो यदि उनके अंदर ऊर्जा है, नए विचार हैं, तो उनका आप सम्मान करें, नए विचारों को आप इनकी और प्रोत्साहित करें, उनकी ऊर्जा को एक सही दिशा देने का कार्य करें। मतलब एक आपका टीचिंग के साथ साथ में उनको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, जिससे कि वो समाज के लिए और देश के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो सकें, यानी कि समाज के लिए जिम्मेदार यानी कि नागरिक बन सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। ये यानी कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एक फ़र्ज होता है एक प्राध्यापक के तौर पर। क्योंकि कहा जाता है ना कि टीचर क्या होता है, सिर्फ एक पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता है, वो यानी कि समाज को दिशा देने वाला और राष्ट्र निर्माता होता है। कि आप जिस तरह का वहाँ पर टीचिंग मेथड रखेंगे उस तरीके के लोग निकल करके आएंगे। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप यानी कि एक टीचर हैं तो चूँकि बहुत सारे आपको प्रशासनिक कार्य भी आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो शासन की बहुत सारी नीतियाँ होती हैं जो यानी कि आपके शिक्षा जगत के लिए होती हैं और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होते हैं, उनकी भी आपको यानी कि नॉलेज होना चाहिए। कि देखा कि टीचिंग मेथड में आप बहुत अच्छे हैं, एज ए टीचर आप बहुत अच्छे हैं, बट यानी कि जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें आप उतने दक्ष नहीं हैं, तो वो भी यानी कि गलत होगा। कि एक अच्छा प्रोफेसर वो माना जाता है कि टीचिंग के साथ साथ में जो सरकारी यानी कि नीतियाँ हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें भी आपको बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। इसके बाद यानी कि आपका ये भी फर्ज बनता है कि हर स्टूडेंट का आपको यानी कि 1-to-1 इंटरेक्शन भी होना चाहिए। यदि किसी छात्र के साथ में कोई समस्या है, उसकी व्यक्तिगत समस्या है, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये परेशान छात्र है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझे और उसका यानी कि हर संभव हो सके तो सॉल्यूशन भी निकालने का कोशिश करें। आपको लगता है कि कोई उसकी पारिवारिक समस्या है तो इसमें भी आप यानी कि एक पहल कर सकते हैं कि उसके यानी कि सर्कमटेंसेस को समझे। उसके बाद उसके यानी कि जो गार्जियंस हैं उनको भी इन्वॉल्व करें, जिससे कि यानी कि वो एक क्या हो सके, फ्री माइंड होकर के यानी कि फिर स्टडी में मन लगा सके। क्योंकि ये टीचर का सिर्फ एक ये नहीं है कि था वो आप टीचिंग करने आ रहे हैं, पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ये नहीं है। आप यानी कि छात्र की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करें, एक उसके समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले आप यानी कि व्यक्ति हैं। तो इसलिए जरूरी है कि उसका सभी प्रकार से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और यानी कि आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से, सभी प्रकार से और उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से छात्र को आप यानी कि तैयार करेंगे। ये आपका यानी कि अंदर क्वालिटी होना चाहिए। फिर अभी एक हमने विषय पर चर्चा की थी कि आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपने सब्जेक्ट के प्रति यानी कि और अधिक अध्ययन करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि चूंकि ज़्यादातर यानी कि स्टूडेंट क्या होता है कि इनिशियल बेसिस पर स्कूल में पढ़ करके आता है, लेकिन उसका लेवल एक अलग अलग होता है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे तरह से पढ़ करके आता है, कोई स्टूडेंट बहुत कम पढ़ करके आता है। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप यानी कि सभी स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट के प्रति उसको मोटिवेट करें। तो सबसे पहले ये होता है कि आप छात्रों को बहुत सरल से कठिन की ओर लेकर के जाएं। टीचिंग मेथड में ये होता है कि आप यानी कि सरल से कठिन की ओर लेकर के जाएं
कि पहले उनका ये वैल्यूएशन करें कि उन्होंने स्कूल लेवल पर क्या पढ़ा है और क्या उनका लेवल है, उसके बाद वहाँ से आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मोटिवेट हो पाएंगे। फिर ये कि सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, छात्रों को सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स यूज करें जिससे कि वो यानी कि आपके सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें। मतलब आप पिक्चराइजेशन कर सकते हैं चीज़ों को पिक्चर के माध्यम से, या उसको यानी कि स्टोरी दिखा करके, या उनकी स्टोरियाँ सुन करके, मतलब इस तरीके से क्लास का एक इन्वायरमेंट एक्टिव मोड में ला करके यानी कि आप अपने सब्जेक्ट के प्रति छात्रों को मोटिवेट करवा सकते हैं। इसके अलावा ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि एक्टिवेशन जो है ना छात्रों की तरफ से होना चाहिए। मतलब आप छात्रों को एक्टिव करने की कोशिश करें, ये नहीं कि साहब आप अपनी तरफ से यानी कि सारा उनको ज्ञान देते जा रहे हैं और वो यानी कि सुनते जा रहे हैं, इस प्रकार का नहीं। आप यानी कि उनके अंदर जो ज्ञान है उसको निकालने की कोशिश करें, तब जाकर के इनके वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। इसके अलावा आप सब्जेक्ट को आसपास के इन्वायरमेंट के साथ में कनेक्ट करें, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आसपास की चीज़ों से यदि आप उनको एग्जाम्पल देंगे तो वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब ऐसी चीज़ों को आप बताएंगे जो उन्होंने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं है, तो वो उनके लिए नीरस हो जाएंगे। आसपास के एग्जाम्पल को लेकर के आप इन्वायरमेंट के साथ जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट के प्रति उनका झुकाव बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैंने बात की थी, टीचिंग मेथड कौन सा होना चाहिए। तो दो तरह के टीचिंग मेथड देखे जाते हैं, एक आपका होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो पैसिव में वो रहता है कि जो टीचर ओरिएंटेड हो जाता है, यानी कि आपका टीचर ही एक तरफा यानी कि कम्युनिकेशन कर रहा है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो अच्छा टीचिंग मेथड नहीं माना जाता है। एक्टिव टीचिंग मेथड वो होता है कि जिसमें यानी कि स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट अध्यापन के या अध्ययन के केंद्र में लर्निंग प्रोसेस में होना चाहिए। जब यानी कि टीचर क्या करे कि सारे स्टूडेंट को एक्टिव करने की कोशिश करे और वहाँ पर उसकी जो भूमिका होनी चाहिए एक मार्गदर्शक की होना चाहिए, एक गाइड की होना चाहिए। यदि स्टूडेंट कोई गलती कर रहा है तो उसको वो समझाए और उसके बाद यानी कि उसको सुधारने की कोशिश करे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड होता है। इसमें आप यानी कि तरह तरह के चीज़ों को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला ये है कि आप खुद अपने विषय को जो पढ़ाने जा रहे हैं, एक अच्छा लर्निंग प्लान होना चाहिए, आपको पहले से तैयार कर करके आए प्लान को। फिर उसमें आप कोशिश ये करें कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को पिक्चराइजेशन करके उनको यानी कि मूवी दिखा करके, पिक्चर दिखा करके इस तरह से यानी कि उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर साथ में जो भी स्टूडेंट का नॉलेज है उस नॉलेज को भी यानी कि उसमें इंक्लूड करें, जिससे कि उनको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर जो पोटेंशियल था वो यानी कि अप्रिशिएट किया गया। मतलब यदि छात्र के द्वारा कोई बात कही जाती है, यदि टीचर के द्वारा उसको सम्मान दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, तो उसका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। किसका? स्टूडेंट का। तो ये जरूरी होता है कि उसमें इस तरीके से किया जाए। अब टीचिंग मेथड में आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं? एक तो यही रहता है कि टीचर के द्वारा किसी भी विषय पर एक व्याख्यान दिया जाए, उसके बाद समूह चर्चा के माध्यम से यानी कि स्टूडेंट के बीच में ग्रुप डिस्कशन करवा दिया जाए। तो उससे क्या हो रहा है कि एक दूसरे के साथ में विचारों का विचार विमर्श होगा और विचार विमर्श के माध्यम से कोई एक नई स्टूडेंट चीज़ सीखने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट वर्क भी दे सकते हैं कि टीचर एक ग्रुप में भी स्टूडेंट को 2-3 स्टूडेंट का ग्रुप बना करके किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दे सकता है, या किसी भी एक सब्जेक्ट पर ही अलग अलग टाइप से अपना प्रोजेक्ट बना करके लाएं। कोई भी विषय दिया गया है उस पर आप अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट तैयार करके लाएं, या पूरे क्लास को 2 ग्रुप में बांट दिया जाए, उनमें कंपटीशन टाइप से भी कर दिया जाए। कैसे आप समझ पाएंगे? तो इसमें यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं उनको यानी कि छात्रों को प्रेरित करें, जिससे कि वो यानी कि उन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा अवेयर हो पाएंगे और इनका उपयोग कर पाएंगे। इसके बाद हमने की थी वैल्यूएशन मेथड का। वैल्यूएशन मेथड क्या होना चाहिए? तो एक तो वही है ट्रेडिशनल बेसिस पर यानी कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसकी लिखित परीक्षा ले ली जाए। और लिखित परीक्षा में भी ऐसा नहीं है कि साल के अंत में ही जो परीक्षा ली जाए वही इंपॉर्टेंट होती है, नहीं। आप यानी कि छोटे छोटे टेस्ट लें, जो भी यानी कि सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसके छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स का आप रिटन टेस्ट लें
और उस रिटन टेस्ट में भी आपके दोनों तरीके के उसमें क्वेश्चन शामिल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए और आपका सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन में आंसर उनको लिखना हो, क्योंकि छात्रों के बीच में दोनों प्रकार की उनके अंदर प्रतिभा जागृत होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी आना चाहिए और इनकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की क्षमता भी आना चाहिए। रिटन एग्जाम के साथ साथ में उनको बोलने का भी अवसर दिया जाए, बाहर जिसको बोलते हैं वाइवा लिया जाए, उनका साक्षात्कार लिया जाए, उनसे प्रश्न पूछे जाए और उनसे मौखिक उत्तर भी लिए जाएं, जिससे कि हर जगह आप लिख करके नहीं देंगे। भाई सीखने का मतलब क्या है कि आपने जो भी सीखा है उसको आप कैसे लोगों को बताएंगे। तो स्टूडेंट के अंदर ये क्वालिटी भी डेवलप करें कि वो उनके अंदर अच्छी संवाद शैली विकसित हो जाए, उनके अंदर संचार कौशल उनका विकसित हो, जिससे कि वो व्यवहारिक जीवन में उस चीज़ का उपयोग कर पाएँ। इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क कुछ आप जो मार्क्स हैं प्रोजेक्ट के लिए डिसाइड कर दीजिएगा कि वो अच्छा प्रोजेक्ट बना करके लाएं, जिससे कि उनके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप होगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रोजेक्ट बनाते समय हर व्यक्ति कल्पनाशील होता है, नई नई चीज़ों को उसमें सोच करके समझ करके फिर अपने प्रोजेक्ट में उतारने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि छात्रों के बीच में एक क्रिएटिविटी उनके अंदर आएगी, उनके अंदर इमेजिनेशन पावर डेवलप होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता नहीं है तो वो आगे का कुछ रास्ता खोज ही नहीं सकता। जो कल्पना करेगा, जो स्वप्न देखेगा, वो आगे बढ़ेगा, तो उन प्रोजेक्ट के अंदर भी कुछ नई इनोवेशन करने की वो कोशिश करेगा। तो ये प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से भी आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये शिक्षण के और लर्निंग के अलावा स्टूडेंट के बिहेवियर को भी उसके वैल्यूएशन में शामिल किया जाए कि आप रेगुलर कितने थे क्लास में। भाई जो स्टूडेंट रेगुलर आएगा वो ज़्यादा सीखेगा। फिर क्लास में सिंसियरिटी कितनी थी, आप डिसिप्लिन कितने थे, तो ये और आपका अपने स्टूडेंट के बीच में आपस में कितना अच्छा आपकी बॉन्डिंग थी या आपका बिहेवियर अच्छा था, आप अपने आसपास को इन्वायरमेंट को कितना सजग और सुरक्षित रख रहे थे। इन बातों को भी छोटे छोटे मार्क्स में बेशक रखा जाए, लेकिन इनको भी इम्पोर्टेंस आपका जो वैल्यूएशन मेथड है उसमें इनको शामिल करें। तो यहाँ पर एक शिक्षण का कार्य जो होता है ना, एक मिट्टी होती है, उस मिट्टी को तरह तरह के आपको साइज देने होते हैं। तो ये स्टूडेंट जो होते हैं वो आपके लिए रॉ मटेरियल हैं, उनसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको तैयार करके समाज के लिए और देश के लिए तैयार करना होता है। तो उनमें ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हो, उनके अंदर संस्कार पैदा करना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो अन्य देश की संस्कृति से अलग है। तो हमें उनके सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास करना है, जिससे कि वो अच्छे इंसान बन सकें और एक देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। ये निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए आप लोग प्राध्यापक बनने जा रहे हैं, प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आप छात्रों को ज्ञानवान तो बनाएं, लेकिन साथ में संस्कारवान बनाएं, इस बात की आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है।